इंटरनेट पर किसी जटिल विषय को गहराई से समझने बैठिए और मतलब 15 मिनट बाद ही स्क्रीन का नज़ारा कुछ ऐसा होता है कि ब्राउजर में 25 अलग-अलग टैब खुले हैं। हाँ, एकदम। एक टैब में कोई लंबा चौड़ा रिसर्च पेपर है, दूसरे में कोई वीडियो चल रहा है, बिल्कुल, और तीसरे में किसी विशेषज्ञ का ब्लॉग खुला है। तो जानकारी का एक बहुत बड़ा समुंदर सामने बह रहा होता है, लेकिन समझ की प्यास बुझने के बजाय इंसान उस सूचनाओं की बाढ़ में डूबने लगता है। सही बात है। दिमाग में स्पष्टता आने के बजाय सिर्फ एक शोर भर जाता है। तो ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज की इस गहराई से चर्चा में हम दो बहुत ही कमाल के स्रोतों पर बात करने वाले हैं। पहला है AK खटाना की लर्न टू लर्न टेस्ट एंड स्कोर नाम की एक एकेडमिक पहल, जो कि जेन AI प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अकेडमी से जुड़ी है ना? बिल्कुल। और दूसरा स्रोत है ऑटोनॉमस नॉलेज ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क पर एक बहुत ही विस्तृत शोध। इन दोनों को जब साथ रखकर देखते हैं तो एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। वो सच ये है कि आज की दुनिया में हमने सर्च करना तो बहुत अच्छी तरह सीख लिया है, लेकिन जो गहराई से सोचने और समझने की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट गई है। तो आज का हमारा मिशन क्या है? इस चर्चा से हम असल में क्या समझना चाहते हैं? देखिए, हमारा मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि कैसे हम सिर्फ जानकारी रटने के बजाय जटिल विचारों को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। ये पूरा बदलाव सर्च यानी सिर्फ लिंक खोजने से लेकर ऑटोनॉमस रीजनिंग या स्वायत्त तर्क तक का है। मतलब घटाना के लर्न टू लर्न फ्रेमवर्क का जो सबसे पहला और बुनियादी कदम है, वैचारिक स्पष्टता, जिसे हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कहते हैं, वो कैसे हासिल की जाए? एकदम सही, क्योंकि किसी भी नई चीज को सीखने से पहले दिमाग में उसकी एक साफ तस्वीर होनी चाहिए। लेकिन इस स्पष्टता को पाने के लिए जो उपकरण कल तक इस्तेमाल होते थे, जैसे साधारण सर्च इंजन, वो अब इस नई प्रणाली में पूरी तरह पुराने लगने लगे हैं। हाँ, क्योंकि अब बात सिर्फ कुछ कीवर्ड टाइप करके नतीजे ढूंढने की नहीं रह गई है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है उपकरणों के बदलते हुए स्वभाव की। अच्छा, वो कैसे? AI अब सिर्फ एक चैटबॉट नहीं रहा जिसके सामने कोई सवाल फेंका जाए और वो एक रटा रटाया पैराग्राफ उगल दे। ये अब एक एजेंट, या कह लें कि एक सहकर्मी यानी कोवर्कर बन चुका है। एक ऐसा सहकर्मी जो असल में काम करता है? बिल्कुल। जब हम डीप रिसर्च मॉडल्स की बात करते हैं, जैसे कि O1, O3 या परप्लेक्सिटी डीप रिसर्च, तो ये मॉडल केवल इंटरनेट से कुछ नीले लिंक उठाकर नहीं देते। तो फिर ये असल में करते क्या है? ये बाकायदा एक इंसान की तरह ऑटोनॉमस रूप से अपनी एक पूरी शोध रणनीति बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हेल्थ केयर में AI विषय पर रिसर्च करनी हो। एक काफी जटिल विषय है। हाँ, तो ये मॉडल खुद 40 से अधिक पीयर रिव्यू किए गए स्रोत पढ़ते हैं, उनके अंतविरोधों को पहचानते हैं और उनकी सीमाओं का मूल्यांकन करते हैं। लेकिन एक सेकंड रुकिए, क्या ये सब केवल एक बहुत ही तेज सर्च इंजन होने जैसा नहीं है? मेरा मतलब है, बस बहुत सारा डेटा जल्दी से प्रोसेस करना ही तो हुआ ना? नहीं, ये तकनीकी रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। एक साधारण AI या सर्च इंजन एक कंपास की तरह काम करता है, वो बस दिशा बता देता है। हाँ, और इंसान को खुद चलकर उस जानकारी तक जाना होता है, उसे पढ़ना होता है। मुझे लगता है इसे हम एक बेहतरीन उपमा से समझ सकते हैं, जो स्रोत में भी दी गई है। बिल्कुल, वो कॉफी फिल्टर वाली उपमा है ना? हाँ, यह एक कॉफी फिल्टर की तरह है। फास्ट रिसर्च एक मोटे फिल्टर की तरह है, जो आपको बस व्यापक रुझान बताता है। और डीप रिसर्च वो बारीक फिल्टर है, जो एकदम शुद्ध और सटीक प्रमाण निकाल कर लाता है। एकदम सही। लेकिन ये बारीक फिल्टर से छनकर आई जानकारी को प्रोसेस करने में तो इंसानों को कई दिन लग जाते हैं, तो ये नई प्रणाली इसे मिनटों में कैसे कर लेती है? यहीं पर ऑटोनोमस एजेंट्स का असली जादू शुरू होता है, जिसे हम एजेंटिक वर्कफ्लो कहते हैं। ये वो जगह है जहां रिसर्च का सारा भारी भरकम काम AI खुद संभाल लेता है। अच्छा, इसे किसी ठोस उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी के पास बहुत सारा अव्यवस्थित डेटा है, तो ये कैसे काम करेगा? मान लीजिए मेंस या जेनस्पार्क जैसे ऑटोनोमस एजेंट्स को एक कच्चा डेटाबेस या रॉ CSV फाइल दी जाए। इसमें छात्रों की पढ़ाई की आदतों का विवरण है। और ये डेटा बहुत ही अव्यवस्थित है। हाँ, कहीं कोई जानकारी गायब है, कहीं फॉर्मेट गलत है। एक इंसान पहले उस पूरे डेटा को साफ करेगा, है ना? लेकिन ये एजेंट बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के खुद उस डेटा को साफ कर सकते हैं। अरे वाह, मतलब कोई कोडिंग की जरूरत नहीं? एजेंट खुद बैकग्राउंड में कोड लिखता है, उसे रन करता है और 5 अलग अलग सांख्यिकी या चार्ट भी बना देता है।
और तो और वो तुरंत एक फाइंडिंग्स या निष्कर्ष दस्तावेज तैयार कर देता है। ये तो सच में भारी काम को कुछ ही मिनटों में समेटने वाली बात हो गई। बिल्कुल, ये हफ्तों के काम को मिनटों में कर देता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर एआई इतना ही शक्तिशाली है तो हर किसी को एकदम सटीक परिणाम क्यों नहीं मिल रहे हैं? अक्सर लोगों को बहुत ही साधारण और उबाऊ जवाब मिलते हैं। देखिए, इसका सीधा सा कारण है कि इन शक्तिशाली एजेंट से सही काम करवाने के लिए एक खास भाषा या वास्तुकला की जरूरत होती है। लोग अक्सर यही गलती करते हैं। मतलब उन्हें निर्देश देना नहीं आता। हाँ, और इसी समस्या को सुलझाने के लिए एक बहुत ही वैज्ञानिक ढांचा है जिसे TCGREI फ्रेमवर्क कहा जाता है। TCGREI, ये सुनने में किसी जटिल फॉर्मूले जैसा लगता है। अगर हम इस ढांचे को थोड़ा खोलकर समझें। इसे 6 स्पष्ट चरणों में बांटा गया है। पहला है टास्क यानी कार्य, दूसरा है कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ, और तीसरा है गोल यानी लक्ष्य। और बाकी के 3? चौथा है रेफरेंसेस यानी उदाहरण, पांचवा है इवैल्यूएट यानी मूल्यांकन, और आखिरी है इटरेट यानी दोहराना। अच्छा, लेकिन इसमें लोग गलती कहाँ करते हैं? लोग अक्सर गोल और रेफरेंसेस वाले हिस्से को पूरी तरह से छोड़ देते हैं और इसीलिए उन्हें साधारण परिणाम मिलते हैं। जैसे अगर एआई से नेचर पत्रिका के टोन की नकल करते हुए 500 शब्दों का अकादमिक लेख लिखवाना हो तो लोग सिर्फ 500 शब्द लिखने को कह देते हैं। बिल्कुल, वो टोन या उदाहरण नहीं बताते। और सबसे अहम है इवैल्यूएट कदम, जहां एआई से खुद अपने काम में कमियां ढूंढने को कहा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को देखकर फिल्म निर्माण की डायरेक्टर बनाम राइटर वाली उपमा याद आती है। जो इंसान एआई का प्रभावी उपयोग कर रहा है वो एक फिल्म डायरेक्टर या आर्किटेक्ट की तरह है। एकदम सही। वो कोई स्क्रीन राइटर नहीं है जो खाली पन्ने पर बैठकर एक एक शब्द लिख रहा हो। हाँ, डायरेक्टर का काम है विजन तय करना, टोन सेट करना। एआई केवल उस सीन को एग्जीक्यूट करने वाला क्रू है। डायरेक्टर के निर्देश जितने स्पष्ट होंगे काम उतना ही बेहतरीन होगा। और अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें तो एक बड़ा डायरेक्टर केवल एक टूल पर निर्भर नहीं रहता, उसके पास पूरा एक इकोसिस्टम होता है। तो क्या टॉप रिसर्चर्स भी ऐसा ही करते? हाँ, वे एक कोर टीम अप्रोच अपनाते हैं। इंटरनेट पर ताज़ी सर्च के लिए परप्लेक्सिटी का उपयोग, बड़े कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए जेमिनी का उपयोग, और सटीक लेखन के लिए क्लॉड का उपयोग। इसे एक मल्टी टूल इकोसिस्टम कहा जा सकता है। बिल्कुल, और इन सब को जोड़ने के लिए एक स्पेस या प्रोजेक्ट हब की जरूरत होती है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इतनी सारी अलग अलग जगहों से आई जानकारी को हम रखेंगे कहाँ? इसके लिए एक वॉर रूम बनाया जाता है। बिना वॉर रूम के काम करना ऐसा है जैसे सड़क पर किसी अजनबी से बेतरतीब बातें करना। हाँ, क्योंकि उसे पिछले सवाल का कोई संदर्भ नहीं पता होगा। हर बार शुरुआत से कहानी सुनानी पड़ेगी। बिल्कुल, वॉर रूम में सब कुछ आपस में जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए 10 अलग-अलग एआई टूल्स की तुलना करनी है। तो एआई खुद उन 10 लैंडिंग पेजों से उनके फीचर्स निकालकर एक साफ मास्टर तुलनात्मक स्प्रेडशीट में बदल देगा, वो भी वॉर रूम के अंदर। एकदम सही। वो ऑटोनॉमस रूप से ये सब कुछ ही पलों में कर देता है। अब डेटा इकट्ठा हो गया, वॉर रूम भी बन गया, लेकिन खटाना के लर्न टू लर्न ढांचे के अनुसार सीखने वालों को विजुअल स्पष्टता चाहिए होती है। सिर्फ लंबे लंबे टेक्स्ट पढ़कर बात नहीं बनती। और तकनीकी प्रगति का सबसे चमत्कारी हिस्सा यही देखने को मिलता है। इसे हम इंटरैक्टिव ज्ञान कह सकते हैं। मतलब जानकारी को विजुअलाइज करना। हाँ, कैनवास या आर्टिफैक्ट्स जैसे उपकरण 500 पन्नों की किसी नीरस किताब को एआई स्किल्स के एक इंटरैक्टिव नक्षत्र मानचित्र में बदल सकते हैं। नक्षत्र मानचित्र मतलब जैसे कॉन्स्टलेशन मैप। ये तकनीकी रूप से कैसे काम करता है? जब आप स्क्रीन पर इस मानचित्र को देखते हैं तो ज्ञान एक नेटवर्क की तरह दिखता है। जब आप माउस को किसी नोड पर ले जाते हैं तो उससे जुड़ी गहरी परिभाषाएं अपने आप सामने आ जाती हैं। अरे वाह, ये तो जानकारी को केवल पढ़ने के बजाय उसे गहराई से महसूस करने का तरीका है। और शोध में एक्सपर्ट मेंटरशिप बोर्ड्स का भी एक बहुत ही रोचक उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो सच में दिमाग हिला देने वाला है। कोई भी व्यक्ति एक कस्टम जीपीटी में 15-20 किताबें और इंटरव्यू अपलोड करके अपना निजी सलाहकार बना सकता है। जैसे कि पीटर थिल और क्लेटन क्रिस्टनसन के सिद्धांतों के आधार पर एक स्टार्टअप कोच तैयार कर लेना। बिल्कुल, जब कोई इस कोच के पास जाता है तो उसे एक सामान्य सलाह नहीं बल्कि उन्हीं दिग्गजों के सिद्धांतों पर आधारित मार्गदर्शन मिलता है। और इसके साथ साइटेशन नेटवर्क का भी एक तंत्र है ना,
जहां ड्यूअल पाथवे मॉडल जैसे किसी एक पेपर से AI 18 नई और उच्च गुणवत्ता वाली रिसर्च ढूंढ निकालता है। हाँ, और इससे हमें सीधे तौर पर रिसर्च गैप्स का पता चलता है, यानी जहां अभी भी शोध की जरूरत है। तो अगर हम इन सारी कड़ियों को वापस जोड़ें तो ये सब एक एक खताना के टेस्ट एंड स्कोर चरण से जाकर जुड़ती हैं। सही कहा। ये पूरी प्रक्रिया सर्च से लेकर इंटरैक्टिव मैप्स बनाने तक आखिरकार इसीलिए है, ताकि अंत में सीखने वाला व्यक्ति आत्म-मूल्यांकन कर सके, है ना? विचारों को असल दुनिया में लागू कर सके और निरंतर अभ्यास कर सके। बिल्कुल। मुख्य संदेश यही है कि आजीवन सीखना या लाइफ लॉन्ग लर्निंग अधिक जानकारी रटने के बारे में नहीं है। हाँ, ये तो विचारों को गहराई से समझने और उन्हें बुद्धिमानी से लागू करने के बारे में है। लेकिन इन सब बातों से एक अहम सवाल खड़ा होता है, एक ऐसा विचार जिस पर शायद हमने अभी तक ज्यादा बात नहीं की। वो क्या? देखिए, अगर AI हमारे सोते समय 40 से अधिक शोध पत्रों को पढ़ सकता है, उनकी कार्यप्रणाली पर बहस कर सकता है और सुबह उठने तक एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बना सकता है, तो भविष्य में मानवीय विशेषज्ञता या ह्यूमन एक्सपर्टीज की परिभाषा क्या होगी? ये तो सच में सोचने वाली बात है। क्या भविष्य के विशेषज्ञ केवल इन स्वायत्त एजेंटों के सबसे अच्छे डायरेक्टर बनकर रह जाएंगे, या ज्ञान की खोज में कोई ऐसी मानवीय अंतर्ज्ञान, कोई ऐसी इंट्यूशन बाकी रहेगी जिसकी नकल AI कभी नहीं कर पाएगा? यह एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल है। तकनीक ने भारी काम तो ले लिया है, लेकिन क्या वो इंसान की उस मूल अंतर्ज्ञान को छू पाएगी, ये देखना अभी बाकी है। बिल्कुल, ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। तो इस पूरी प्रणाली को समझने का मकसद यही है कि हम जिज्ञासा और अनुशासन के साथ आगे बढ़ें। सीखने वालों की इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विचारों की इस दुनिया में खोजते रहें और सीखते रहें।